फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने गैल्वेनिक सेल और उसका एग्जाम्पल डेनियल सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका और ईएमएफ का कैलकुलेशन डिस्कस किया था। अब उसी के आगे हम लोगों को डिस्कस करना है, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से। इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की ज़रूरत क्यों पड़ी और ये है क्या, सबसे पहले इसी को डिस्कस करना है। तो जैसे डेनियल सेल में हम लोगों ने टोटल वोल्टेज कैलकुलेट किया था 1.1 वोल्ट, और ये 1.1 वोल्ट टोटल ईएमएफ ऑफ द सेल था, और जिसमें इन्वॉल्व हुआ था दो मेटल, जिसमें एक था जिंक जो बिहेव किया था एज अ एनोड, और एक कॉपर जो बिहेव किया था एज अ कैथोड। तो यहाँ पे जो 1.1 वोल्ट आया था ये इन दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को यूज करके आया था। तो अगर आप इस 1.1 वोल्ट से इन दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग अलग कैलकुलेट करना चाहें तो आप नहीं कर सकते। कम से कम इन दोनों में किसी एक की वैल्यू पता होनी चाहिए, और जब दोनों अननोन रहेंगे तो टोटल से आप इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग अलग कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग इन दोनों इलेक्ट्रोड जिसको यूज करके हम टोटल ईएमएफ बताते हैं, इन दोनों में कम से कम एक ऐसा रखते हैं इलेक्ट्रोड जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमको पहले से पता होता है, और उसी को हम लोग नाम दे देते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड। और रेफरेंस इलेक्ट्रोड के लिए हम लोग जनरली यूज कर लेते हैं हाइड्रोजन को, इसलिए हाइड्रोजन को हम लोग रेफरेंस इलेक्ट्रोड मानते हैं। और हाइड्रोजन को हम लोग रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमको पता होता है। द वैल्यू विच इज़ यूज्ड एज अ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज़ 0। तो हमेशा हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन का 0.0 वोल्ट यूज करेंगे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं SHE। SHE मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम कब बोलेंगे, जब यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स हम फिक्स कर देते हैं। जैसे टेम्परेचर 298 केल्विन रखेंगे, प्रेशर 1 बार यूज करते हैं, और यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होगा उसको यूज करेंगे 1 मोलर। अगर आप इसी कंसंट्रेशन को 1 मोलर की जगह 1 नॉर्मल कर देते हो, मीन्स नॉर्मेलिटी इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ मोलरिटी, देन the hydrogen electrode is called as NHE, means normal hydrogen electrode। तो नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में सारे पैरामीटर सेम होंगे, बस कंसंट्रेशन आपको 1 नॉर्मल लेना होता है। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन जो यूज होगा वो गैस के फॉर्म में होगा, और गैस को हम किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ जब कनेक्ट करेंगे तो दूसरा इलेक्ट्रोड मेटल होगा। मेटल को हम गैस के साथ कनेक्ट कर नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कुछ स्पेसिफिक तरीके से बनाया जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड कैन नॉट बी डिटरमाइन बिकॉज द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को आप अलग अलग करा नहीं सकते। इस वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड कैन बी मेजर्ड ओनली बाय यूजिंग सम इलेक्ट्रोड ऑफ नॉन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हमेशा 2 इलेक्ट्रोड को यूज करना पड़ेगा, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन होगा, और उसमें से एक आपको ऐसा यूज करना है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको पहले से पता रहेगा। तो यहाँ पे फिगर ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का बनाया गया है, जिसमें हम लोग एक प्लेटिनम का वायर यूज करेंगे, और यहाँ पे इसके टर्मिनल पे हम लोग प्लेटिनम ब्लैक की पॉलिशिंग कर देते हैं, और यहाँ पे जो कंटेनर होगा इसके अंदर हम एक सॉल्यूशन भरेंगे। सॉल्यूशन होगा HCl का, और इसका कंसंट्रेशन हम लोग यूज करेंगे 1m। अब ये मोलरिटी हम लोग यूज कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इसका पोटेंशियल आपको पता है 0 होता है, इसलिए इसके साथ जिस किसी को भी आप यूज करोगे उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 है, इसके साथ जो दूसरा इलेक्ट्रोड यूज होगा उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है।
तो जब इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होगा और इसके साथ आप यूज करोगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, तो आपको मैंने बताया था कि नेगेटिव वाला हमेशा एनोड की तरह बिहेव करता है। इसलिए जब इस तरीके के मेटल के साथ आप हाइड्रोजन को यूज करोगे तो ये बिहेव करेगा एज अ कैथोड, मीन्स उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर हाइड्रोजन को राइट साइड में और इस मेटल को लेफ्ट साइड में आपको अरेंज करना पड़ेगा। बट व्हेन along with hydrogen second metal is used which have the reduction potential as a positive value, तो उस कंडीशन में हमेशा ये कैथोड की तरह बिहेव करेगा। इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन बिहेव करेगा एज ए एनोड, इसलिए इसको लगाना पड़ेगा लेफ्ट साइड में एंड द मेटल ऑन राइट साइड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम यूज कर रहे हैं एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ये कैथोड की तरह भी बिहेव कर सकता है और एनोड की तरह भी बिहेव कर सकता है। ये डिपेंड करेगा कि हम इसको किस मेटल के साथ यूज कर रहे हैं। तो जब ये कैथोड की तरह बिहेव करेगा तो यहाँ पे होगा इसका रिडक्शन, और जब एनोड की तरह बिहेव करेगा तो होगा ऑक्सीडेशन। तो दोनों रिएक्शन क्या होंगे, पहले मैं रिएक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मान लीजिए हाइड्रोजन को आपने यूज किया हुआ है एज अ एनोड, तो जब आप इसको एनोड की तरह बिहेव कराएंगे तो उस कंडीशन में इसका ऑक्सीडेशन होगा। इसलिए जो हाइड्रोजन गैस होगा इट इज़ कन्वर्टेड इनटू 2H+ बाय रिलीजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। और अगर इसको बिहेव कराओगे एज अ कैथोड तो कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है, देन 2H+ बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन गैस। अब आपको पता है कि गैस को डायरेक्ट हमने यूज यहाँ पे किया नहीं है, इसको हमने प्लेटिनम वायर के साथ कनेक्ट किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे आप साथ में प्लेटिनम लिख देते हो। जहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व होगा वहाँ पे प्लेटिनम हम लोग लिख देंगे, तो यहाँ पे भी हम प्लेटिनम लिख देंगे। तो ये यहाँ पे कंप्लीट रिएक्शन होगा एनोड और कैथोड का, जब हाइड्रोजन को हम लोग यूज करेंगे एज अ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो ये किस एजेंट की तरह बिहेव करेगा ये भी आपको क्लियर पता चल जाएगा, क्योंकि एनोड पे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इस कंडीशन में इसका बिहेवियर होगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और कैथोड पे इसका होगा रिडक्शन, इसलिए बिहेव करेगा एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहाँ पे आपसे एक प्रॉब्लम पूछता है कि हमने प्लेटिनम वायर को ही क्यों यूज किया, यहाँ पे कोई दूसरा वायर भी यूज हो सकता है। तो आप जानते रहिए कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड हम लोग यूज करते हैं वो जनरली यूज करते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड, और इनर्ट इलेक्ट्रोड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये कंटेंट के साथ रिएक्शन करता नहीं है। तो प्लेटिनम इज़ अ इनर्ट इलेक्ट्रोड, इसलिए ये किसी भी कंटेंट के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा, इसलिए इसको यूज करते हैं। और जब ये रिएक्शन शो नहीं करेगा तो क्या होगा, प्लेटिनम का डिग्रेडेशन नहीं होगा, और इसका डिग्रेडेशन नहीं होगा तो ये लॉन्ग टाइम तक एज इट इज़ यूज होता रहेगा, मतलब इसको लॉन्ग टाइम तक हम यूज कर सकते हैं। तो प्लेटिनम वायर का यहाँ पे एक रोल और भी है कि हाइड्रोजन गैस को बड़े इजीली ब्रेक करके H+ जनरेट करता है, और H+ की यहाँ पे ज़रूरत होती है, तो इसके डिसोसिएशन में ये हेल्प करेगा, इसलिए हम लोग प्लेटिनम वायर को यूज करते हैं। तो चलिए एक बार सेल रिप्रेजेंटेशन हम देख लेते हैं। हाइड्रोजन को जब हम किसी दूसरे मेटल के साथ यूज करेंगे तो कैसा होगा। जैसे हमने यहाँ पे जिंक यूज कर लिया एलॉन्ग विथ हाइड्रोजन गैस, तो अब जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल आपको पता है नेगेटिव होता है और इसकी वैल्यू 0 है, इसलिए ये होगा एनोड और ये होगा कैथोड। इसलिए हमारा जो सेल रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा, जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, सो जिंक इज़ कन्वर्टेड इनटू जिंक 2+, और इसका रिडक्शन होगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन प्लस इज़ कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए साथ में आप प्लेटिनम लिखोगे, और इन दोनों को हम लोग कनेक्ट करते हैं सॉल्ट ब्रिज से, तो यहाँ पे हमने सॉल्ट ब्रिज लगा दिया। तो ये हो गया सेल रिप्रेजेंटेशन इसका। अब इसी की जगह मान लो अगर दूसरा कुछ हम यूज कर लेते हैं, जैसे कॉपर यूज किया और हाइड्रोजन गैस, तो कॉपर की वैल्यू होती है पॉजिटिव और इसका रिडक्शन पोटेंशियल 0 है, इसलिए अब ये बिहेव करेगा एज ए एनोड और ये कैथोड। तो एनोड पे रिएक्शन होगा ऑक्सीडेशन,
मीन्स हाइड्रोजन इज़ कन्वर्टेड इनटू H+। इसके साथ हम यहाँ पे प्लेटिनम लगा देंगे और कॉपर का होगा रिडक्शन, इसलिए ये हो जाएगा Cu2+ चेंज इनटू Cu, और इसको भी हम लोग सॉल्ट ब्रिज से सेपरेट कर देंगे। तो इस तरीके से सेल रिप्रेजेंटेशन हम लोग करते हैं जब हम यूज करेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब हम लोगों को आगे डिस्कस करना है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो बाय यूजिंग SHE स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स हैव बीन डिटरमाइंड। द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज अ सीरीज ऑफ मेटल which are arranged in increasing order of their reduction potential. This is also called as activity series because relative reactivity of the metal can be obtained by comparing the reduction potential. और यहाँ पे जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा उसको ज़्यादा हम एक्टिव मानते हैं, इसलिए इसको हम रिएक्टिविटी सीरीज़ भी कह देंगे। तो ऊपर वाला मेटल हमेशा ज़्यादा नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वाला होगा, नीचे वाला ज़्यादा पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल वाला होता है। तो यहाँ पे कुछ मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेंशन किया गया है और इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को आप यूज करके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जिसको कलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के क्या होंगे समझिए। जैसे किसी भी दो मेटल का अगर आपको एक्टिविटी समझना हो कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव और कौन कम रिएक्टिव होगा, तो हमेशा आप जानते रहिए ऊपर वाला ज़्यादा रिएक्टिव होता है। मीन्स जैसे जैसे ऊपर से आप नीचे आएंगे वैसे वैसे यहाँ पे रिएक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाएगी। दूसरा, अगर कंपेयर करना हो कि यहाँ पे कौन कैथोड और एनोड की तरह बिहेव करेगा, तो हमेशा आपके माइंड में क्या होगा, जिस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा नेगेटिव होता है वो हमेशा बिहेव करेगा एज अ एनोड। इसलिए किसी भी दो मेटल को यूज कर लीजिए, जो ऊपर वाला होगा उसकी वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव होगी इसलिए वो एनोड होगा और नीचे वाला कैथोड होगा। जैसे अगर मान लो हम कहीं से एट रैंडम दो मेटल को यूज कर लेते हैं, जैसे हमने कोबाल्ट और निकल को यूज कर लिया, तो कोबाल्ट का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा नेगेटिव है एज़ कम्पेयर विद द निकल, इसलिए ये बिहेव करेगा एनोड और ये कैथोड। और इसी बेस पे आप ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट भी बता सकते हैं। एनोड की तरह जो बिहेव करेगा वो हमेशा उसका ऑक्सीडेशन होगा और बिहेव करेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। यानी अगर आपको यहाँ पे रिड्यूसिंग पावर को कंपेयर करना हो तो आप रिड्यूसिंग पावर को भी कंपेयर कर सकते हैं। जिसका जितना ज़्यादा नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होगा उसकी रिड्यूसिंग पावर उतनी ही ज़्यादा होगी और इस पे बेस्ड आपसे प्रॉब्लम पूछा जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को आप यूज करके EMF बता सकते हो। अगर एट रैंडम किसी भी दो मेटल का हमने आपको रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया तो वहाँ से कौन कैथोड होगा कौन एनोड होगा आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और EMF निकालने के लिए रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड कर दोगे, आपको EMF मिल जाएगा। सेम ऐसे ही कोई भी अगर आपने सेल बनाया तो वो सेल स्पॉन्टेनियस वर्क करेगा कि नहीं वो आप बता सकते हो, मतलब सेल वर्किंग होगा कि नहीं। जैसे मान लो हमने यहाँ पे किसी भी दो मेटल को यूज कर लिया, जैसे हमने यूज कर लिया सिल्वर को मरकरी के साथ। अब सिल्वर और मरकरी में इसकी वैल्यू कम है और दोनों पॉजिटिव वैल्यू में जो कम होता है वही बिहेव करता है एज ए एनोड, मतलब जो ऊपर होगा। तो यानी कि अगर आपको सेल फंक्शनल बनाना है तो आपको सिल्वर हमेशा यूज करना होगा एज ए एनोड और मरकरी एज अ कैथोड। लेकिन अगर आपने उल्टा कर दिया, मीन्स वी यूज्ड मरकरी एज अ एनोड एंड सिल्वर एज अ कैथोड, तो उस कंडीशन में ये सेल वर्किंग नहीं होगा, मतलब स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन आपको यहाँ से पता चल जाता है। इसके अलावा अगर हाइड्रोजन के साथ आप इसको यूज करते हो तो कौन कैथोड कौन एनोड होगा ये भी आप बता सकते हो। तो हाइड्रोजन के साथ अगर किसी मेटल को यूज करते हो और वो इस रिएक्टिविटी सीरीज़ में हाइड्रोजन से ऊपर होता है तो हमेशा वो एनोड होगा और हाइड्रोजन कैथोड। लेकिन अगर नीचे वाला मेटल आप यूज कर लेते हो तो फिर हाइड्रोजन यूज होगा एज ए एनोड और वो मेटल कैथोड की तरह बिहेव करेगा। सेम इसी बेस्ड आपने एक प्रॉब्लम और भी पढ़ा होगा कि कोई मेटल एसिड से रिएक्शन करके कब हाइड्रोजन गैस देता है। तो हमेशा जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वही एसिड से रिएक्शन करके
हाइड्रोजन गैस देगा, और ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा? जो हाइड्रोजन से होगा ऊपर, इसलिए ऊपर वाला मेटल ही हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है आफ्टर रिएक्टिंग विद द एसिड। अब हाइड्रोजन के नीचे वाले जो मेटल होते हैं जनरली उन्हीं को हम लोग नोबल मेटल कह देते हैं, क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है और वो आसानी से रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। चलिए इसके आगे चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं नर्स्ट इक्वेशन क्या है। इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक होगा जिस पे बेस्ड आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। We know that standard electrode potential calculated at standard condition of temperature and concentration. When the temperature and concentration change from 298 Kelvin and 1 m, then electrode potential has a different value. For calculation of electrode potential at different concentration and temperature, Nernst equation is used. तो नर्स्ट इक्वेशन जनरली है क्या? इट इज़ मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल एट डिफरेंट टेम्परेचर। तो जब आप ईएमएफ कैलकुलेट करते हो तो ईएमएफ इक्वल टू आप लिखते हो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, और ये दोनों वैल्यू यूज की जाती है स्टैंडर्ड कंडीशन में। तो जब हम स्टैंडर्ड कंडीशन यूज नहीं करेंगे तो आपको जो ईएमएफ मिलेगा वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये वैल्यू जो चेंज हो रही है उसका कंसंट्रेशन टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन होगा, वही नर्स्ट इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम एक हाइपोथेटिकल रिडक्शन रिएक्शन को कंसीडर करें जिसमें हमारा मेटल N प्लस बाई यूजिंग N इलेक्ट्रॉन मेटल सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। अगर इस रिएक्शन के लिए हम नर्स्ट इक्वेशन लिखें तो नर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या होता है? E mn प्लस 2m इक्वल टू होगा E नॉट mn प्लस 2n माइनस RT बाई NF ln concentration of metal in solid state and concentration of metal N प्लस, जो कि होगा एक्वस कंडीशन में। तो ये हमारा है नर्स्ट इक्वेशन। अब अगर इस ln को हम लोग log में कन्वर्ट करें तो आप जानते हो 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है, इसलिए इसी को आप लिख सकते हो E नॉट mn प्लस 2m माइनस 2.303 RT बाई NF log concentration of M बाई concentration of M N प्लस एक्वस। अब अगर हम यहाँ पे कंसंट्रेशन को अलग अलग यूज करें लेकिन टेम्परेचर को फिक्स कर दें 298, तो टेम्परेचर हमारा फिक्स हो गया। आर गैस कांस्टेंट है, एफ फैराडे कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू पहले से ही फिक्स होती है, हम लोग 96500 यूज करते हैं। तो अगर इन तीनों वैल्यू को हम यहाँ पे यूज कर लें एन को छोड़ के, तो एक यहाँ पे कांस्टेंट नंबर मिलता है, उस नंबर को अगर हम यूज कर लें तो नर्स्ट इक्वेशन हमारा बनेगा ई नॉट एम एन प्लस 2m माइनस 0.0591 बाई n log concentration of metal बाई concentration of metal n प्लस एक्वस। अब अगर कोई लिक्विड आप प्योर कंडीशन में यूज करते हो या फिर कोई सॉलिड, तो सॉलिड का कंसंट्रेशन तो वैसे भी कैलकुलेट हो नहीं सकता क्योंकि सॉलिड है, और लिक्विड अगर प्योर होगा तो वहाँ पे भी कंसंट्रेशन उसका 100% होता है, इसलिए कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए किसी सॉलिड का और किसी प्योर लिक्विड का जो एक्टिव मास हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं वो यूज करते हैं यूनिटी मीन्स 1, इसलिए हम लोग यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड की जगह 1 यूज करेंगे। इसलिए हमारा जो नर्स्ट इक्वेशन बनता है मेन वो बनेगा ई एम एन प्लस 2m इक्वल टू ई नॉट एम एन प्लस 2m माइनस 0.0591 बाई n log 1 बाई कंसंट्रेशन ऑफ एम एन प्लस एक्वस। तो ये हमारा नर्स्ट इक्वेशन है।
तो इस नर्स्ट इक्वेशन को हमने लिखा हुआ है केवल एक इलेक्ट्रोड के लिए, जो इंडिकेट क्या करता है कि जो स्टैंडर्ड कंडीशन में उसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा उसमें से कुछ फैक्टर होते हैं जिनको माइनस करना होता है, और वो फैक्टर है हमारा ये। इसको माइनस करने से हमको ईएमएफ उसका किसी भी दूसरे कंसंट्रेशन पे मिल जाता है। अब इसी नर्स्ट इक्वेशन को यूज करके हम किसी सेल का ईएमएफ बताएंगे। अभी ये ईएमएफ किसी मेटल का हमने बताया हुआ है। तो चलिए, तो हम लोग यहाँ पे डेनियल सेल यूज करेंगे और उसके लिए डिराइव करेंगे नर्स्ट इक्वेशन। तो डेनियल सेल का अगर हम ओवरऑल रिएक्शन लिखें तो रिएक्शन होता है Zn सॉलिड रिएक्शन करता है कॉपर 2 प्लस एक्वस के साथ, और ये कन्वर्ट होता है Zn2 प्लस एक्वस एंड कॉपर सॉलिड। तो यहाँ पे दो मेटल यूज हो रहे हैं एज ए इलेक्ट्रोड, और दोनों का लिखना होता है हमको रिडक्शन पोटेंशियल। तो हम इन दोनों इलेक्ट्रोड को लिखेंगे नर्स्ट इक्वेशन के फॉर्म में। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं जिंक को Zn2 प्लस 2 Zn इक्वल टू E0 Zn2 प्लस 2 Zn माइनस 0.0591 बाई n log 1 बाई Zn2 प्लस एक्वस। और सेम अगर ये हम कॉपर के लिए लिखें तो क्या लिखेंगे, E Cu2 प्लस 2 Cu इक्वल टू E0 Cu2 प्लस 2 Cu माइनस 0.0591 बाई n log 1 बाई Cu2 प्लस। अब अगर इस वाले रिलेशन में से इस वाले रिलेशन को हम कर दें माइनस, तो सब्ट्रैक्शन के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, E Cu2 प्लस 2 Cu माइनस E Zn2 प्लस 2 Zn इक्वल टू E0 Cu2 प्लस 2 Cu माइनस E0 Zn2 प्लस 2 Zn। अब उसके बाद दिस वन माइनस दिस वन करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव। तो इसलिए पहले हम पॉजिटिव वाला लिखेंगे फिर नेगेटिव वाला, और उसमें ये वैल्यू आपको दिख रहा होगा कॉमन, इसलिए इसको कॉमन लिखेंगे हम लोग। तो लिखेंगे प्लस 0.0591 बाई n, इसको कॉमन कर दिया तो हो जाएगा log 1 बाई Zn2 प्लस माइनस log 1 बाई Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन। आपको पता है E कैथोड माइनस E एनोड से E सेल होता है, इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं E सेल, और E0 कैथोड माइनस E0 एनोड करेंगे तो यहाँ पे इसकी जगह आ जाएगा E0 सेल माइनस, सॉरी अभी ये प्लस है, प्लस 0.0591 बाई, यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, दोनों का जो चार्ज होगा जिसको कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा, इसलिए 2 लिख सकते हैं, log, जब 2 log की वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ होती है तो उसको हम डिवाइड में लिखते हैं। तो ये डिवाइड में आप लिख सकते हो log 1 बाई Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन बाई 1 बाई Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन, और इसको जब उल्टा करके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ Cu बाई कंसंट्रेशन ऑफ जिंक। तो यहाँ से आ जाएगा E सेल इक्वल टू E0 सेल प्लस 0.0591 बाई 2 log कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस बाई कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस। तो ये हो गया हमारा नर्स्ट इक्वेशन। अब किसी किसी बुक में यहाँ पे पॉजिटिव साइन की जगह नेगेटिव साइन लिखा हुआ मिल जाता है, तो अगर ये नेगेटिव साइन में कन्वर्ट करना चाहोगे तो आप इस दोनों वैल्यू को कर दोगे रेसिप्रोकल। तो आप अगर नेगेटिव साइन के साथ लिखना चाहो तो इस रिलेशन को हम लोग क्या लिखेंगे, E सेल इक्वल टू E0 सेल
माइनस 0.0591 बाई n log concentration of Zn2 प्लस बाई कंसनट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस। तो ये हमारा पूरा नर्स्ट इक्वेशन है जिसको यूज करना होगा आपको कैलकुलेशन के लिए। अब ये जो Zn2 प्लस है ये कंसनट्रेशन है एनोड का और कॉपर 2 प्लस कंसनट्रेशन है कैथोड का, इसलिए आप इस फार्मूले को E नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई n log कंसनट्रेशन ऑफ एनोड बाई कंसनट्रेशन ऑफ कैथोड भी लिख सकते हो। और अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए तो जो कंसनट्रेशन ऑफ एनोड है वो हमेशा आता है प्रोडक्ट साइड और कंसनट्रेशन ऑफ कैथोड होता है रिएक्टेंट साइड, इसलिए आप इसकी जगह लॉग कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी लिख सकते हो। तो अभी हमने जो रिएक्शन यूज किया उसमें हमारा जो एक्वस आयन था केवल एक था, इसलिए हम यहाँ पे केवल आयंस एक लिख रहे हैं उनका कंसंट्रेशन। अगर आयंस एक से ज़्यादा रहेंगे तो उनको भी आपको यहाँ पे यूज करना होता है, पहली चीज़। और दूसरा, अगर इस आयन के साथ यहाँ पे कोई कोफिशिएंट आ गया तो उस कोफिशिएंट को भी यहाँ पे यूज करना होता है और कोफिशिएंट हमेशा जाएगा पावर में, तो उसको पावर के फॉर्म में आपको यूज करना होगा। जैसे एग्जांपल अगर हम कोई देखें, जैसे यहाँ पे एक रिएक्शन लिखा गया है और इसके लिए लिखना है आपको नर्स्ट इक्वेशन, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में आपको कॉपर दिख रहा है, इसे लिखेंगे Cu2 प्लस, और रिएक्टेंट में आपको सिल्वर दिख रहा है इसलिए लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर प्लस, और इसके साथ यहाँ पे कोफिशिएंट 2 लगा हुआ है इसलिए हम यहाँ पे पावर लगा देंगे 2। तो इस तरीके से नर्स्ट इक्वेशन आपको यूज करना होता है। अब जहाँ तक सवाल है इस n का, तो इस n को कैलकुलेट करने के लिए आपको करना क्या होता है, दोनों जो हाफ रिएक्शंस होते हैं उनको अलग अलग लिखना है और उसके इलेक्ट्रॉन को बराबर करके कैंसिल करना होता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन आप कैंसिल करते हो वही n होता है। अगर आप वैसा नहीं कर सकते तो डायरेक्ट आप यहाँ पे इनका देखो पावर और इनके पावर का यूज करना होता है एलसीएम। तो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2, इसका एलसीएम यूज करेंगे 1 2 का तो 2 आएगा, इसलिए n की वैल्यू यहाँ पे यूज कर लेना है 2। जैसे दूसरा कोई एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन हम लिख दें, AA प्लस BB चेंज इनटू CC प्लस DD, और मान लीजिए यहाँ पे सब एक्वस फॉर्म में है। तो अगर इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई n लॉग, अब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में दोनों अगर एक्वस होंगे तो दोनों को लिखना होगा, तो हम लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ C और इसका कोफिशिएंट C है इसलिए पावर में जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ D पावर D डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर B। तो ये आपका हो गया नर्स्ट इक्वेशन। तो चलिए इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको EMF बताना है, जो सेल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे तो क्या होगा, E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591, यहाँ पे दोनों का पावर 2 है इसलिए n की वैल्यू 2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ आएगा Zn2 प्लस एंड कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस। तो सबसे पहले हम लोग E नॉट सेल यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कैसे होगा, E कैथोड माइनस E एनोड, और यहाँ पे कैथोड है कॉपर, जिंक एनोड है इसलिए वैल्यू आएगी 0.34 माइनस 0.76 करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 1.1 वोल्ट।
तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे 1.1 वोल्ट माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग। तो Zn2 प्लस कंसंट्रेशन दिया है 0.01 और इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.1। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो 1.1 माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग, ये हो गया 10 की पावर -2 और ये हो जाएगा 10 की पावर -1। ये ऊपर चला जाएगा तो आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा 10 की पावर -1, जिसको हम लिख सकते हैं -1 log 10। तो log 10 की वैल्यू तो 1 होती है, 1 इंटू -1 करोगे तो रिज़ल्ट पूरा इसका मिलेगा -1 और -1 से इसको इंटू कर देंगे तो ये रिज़ल्ट हो जाएगा पॉजिटिव। तो आपको मिल जाएगा 1.1 प्लस 0.0591 बाई 2। इसका आंसर आएगा 1.1 प्लस 0.21855 और इसको ऐड कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 1.129 वोल्ट के आसपास, जिसको 1.13 वोल्ट भी हम बोल सकते हैं। तो इस तरीके से नर्स्ट इक्वेशन यूज करके हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नर्स्ट इक्वेशन का एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे और फिर आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।